Very good morning to one and all present here. हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लास 7 और क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट है ये, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको पता है कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम अपनी बॉडी में फूड को इनटेक कैसे करते हैं, वो फूड हमारी सेल्स तक कैसे पहुंचता है और सेल्स फंक्शन या हमें जो भी मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी क्यों मिलती है या कैसे मिलती है। इसका मतलब जब हम फूड को इनटेक कर रहे हैं या हमारी बॉडी को फूड चाहिए, वो वर्क या एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलता है, उस एनर्जी से हम अपना काम करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फूड के कंपोनेंट्स है, फूड कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फूड कंपोनेंट्स, हमारे पास 6 to 7 फूड कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे जो मेन कंपोनेंट है मैं वो लिखूंगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये तीन हमारे पास ऐसे फूड कंपोनेंट हैं जो हमें किसमें चाहिए, मेजर क्वांटिटी में चाहिए, मेजर अमाउंट में हमें चाहिए। गॉट इट। उसके अलावा तीन फूड कंपोनेंट के अलावा दो फूड कंपोनेंट्स ऐसे हैं जैसे मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर जो हम इनका इनटेक करते हैं वो हम माइनर अमाउंट में या लेस अमाउंट में करते हैं, और कभी कभी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के साथ ही मिनरल्स और विटामिन्स मिले हुए होते हैं, उन्हीं फूड्स में हमें वो चीज़ मिल जाती है। जैसे हम शुगर को इनटेक कर रहे हैं या रोटी खाते हैं, रोटी मीन्स गेहूं, व्हीट को ले रहे हैं, तो व्हीट में एक नेचुरल शुगर होती है, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। व्हीट में सबसे ज्यादा शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है ग्लूकोज की फॉर्म में। इसका मतलब ये तीन कंपोनेंट हमारी बॉडी में इनटेक होते हैं मेजर अमाउंट में, ये दो कंपोनेंट बॉडी में इनटेक होते हैं लेस अमाउंट में। तो हमारी बॉडी इन कंपोनेंट्स को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करती है डाइजेशन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमें इन कंपोनेंट को ब्रेक करना है, बॉडी में एब्जॉर्ब करना है और इनमें इजेशन यानी कि इन्हें बॉडी से रिमूव करना है। तो हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करने का प्रोसेस। इट मीन्स to take the food inside the body। जब हम अपनी बॉडी में फूड को माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करने के इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज आफ्टर इंजेशन वी विल डाइजेस्ट द फूड एंड द सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। In digestion, what we will do? In digestion, we will break down. It is the process of breaking of complex food into simpler food particles third process is after digestion the
third process is absorption. When we will get the nutrients, they should be absorbed in our body or by our body. The nutrients absorbed by the body. In a short form we will do it. The nutrients absorbed by the body. So next one is, please write them. Okay, so next one is assimilation. Assimilation, the process in which absorbed nutrients are transported to different parts of the body. Different parts of body. So I hope आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हम फूड को इंटेक करते हैं, फिर फूड को इंटेक करने के बाद फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद ब्लड से जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के थ्रू, ठीक है, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट इज एसिमिलेशन, यानी कि उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उन्हें पहुंचाना होता है न्यूट्रिएंट्स को। और लास्ट फिफ्थ स्टेप आता है आता है इजेशन। इजेशन जो होगा उसमें हम जो भी वेस्ट फूड है, egestion, to remove the waste from the body. बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो ये सारे 5 स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं ये सारे स्टेप्स आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगी या 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन करूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग में इंजेशन। इंजेशन मीन्स टू टेक द फूड इनसाइड द बॉडी थ्रू द माउथ। हम अपने फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं माउथ के थ्रू, तो उसे सिंपल इंजेशन कहते हैं। सो उसके बाद मेन टॉपिक आता है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। गाइस बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज वाटर इनटेक का प्लीज ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, घर से बाहर ना निकले जिससे आप बीमार हो सकते हैं। अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें। एटलीस्ट 40 मिनट्स आप कम से कम 40 मिनट्स योगा या एक्सरसाइज या वॉकिंग, रनिंग कुछ भी जरूर कीजिए डेली, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। गर्मियों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली लूज मोशन या इस तरह से जो इंटेक है, वॉमिटिंग वगैरह ये ज्यादा हो जाते हैं, तो पानी का इंटेक ज्यादा रखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हम डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्म में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव का या डाइजेशन का मतलब मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल किस फॉर्म में होते हैं हमारे पास? या तो कार्ब्स की फॉर्म में होंगे, मींस कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होंगे, या फिर प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, और या फिर बचे फैट्स होंगे। तो जब हम इन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल में, इनका ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फूड पार्टिकल में, तो उसे तो हम कहते हैं डाइजेशन। और सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कोई भी बॉडी का एक ऑर्गन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, या उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है। इसलिए हम इन तीनों को ब्रेक डाउन करने के लिए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स में हम इनको अलग अलग तरीके से
उनसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कुछ ग्लैंड सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है, और ग्लैंड सिस्टम से मिलकर बना हुआ होने के कारण या उसमें कुछ बॉडी ऑर्गन्स भी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम इसे देखें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। उसके अलावा दूसरा है सम ग्लैंड सिस्टम या ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड। ग्लैंड सिस्टम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है जो अलग अलग फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इट विल हेल्प टू डाइजेस्ट द डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, so many glands are also involved in this process. So if we write total, there are total 6 to 7 parts in that. One by one we will study them. First one is buccal cavity or mouth. Buccal cavity or mouth, you can say that. पहला पार्ट जो होता है वो बकल कैविटी या माउथ होता है। दूसरा पार्ट होता है फूड पाइप या ईसोफेगस। फूड पाइप और ईसोफेगस। तीसरा पार्ट होता है इसके अंदर, अगर हम देखें, पहले फूड जो होगा माउथ में डाइजेस्ट होता है, फिर ईसोफेगस के थ्रू जाता है स्टमक में, फिर जाता है बच्चे स्टमक में। स्टमक के बाद लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन सिस्टम भी बोल देते हैं हम। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, और इसके बाद नेक्स्ट है एनस। ये सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है, प्लीज नोट देम। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। ये सारे बॉडी ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ग्लैंड सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स वर्क करती है? सबसे पहले करती है लीवर। लीवर एक ग्लैंड है, बॉडी ऑर्गन नहीं है। उसके अलावा है सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज या पेनक्रियाटिक। तो टोटल ये 7 बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन, उसके अलावा 3 ग्लैंड सिस्टम मिलकर हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम इनके बारे में या इनके फंक्शंस में किस बॉडी पार्ट में या किस बॉडी ऑर्गन में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट सिंपल कंपोनेंट में डाइजेस्ट होते हैं। सो प्लीज इसे ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके एसएससी, रेलवे, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब में एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज नोट दैम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे करते हैं हम। अब एक एक करके हम सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैम एक दिन में सारी क्लास में कंप्लीट करा देगी, तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एटलीस्ट 2 to 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। स्मॉल स्मॉल पोर्शन में हम इसको पढ़ेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी की अगर हम बात करें या फिर हम इसे नॉर्मली माउथ भी कह देते हैं।
बच्चे ध्यान से सुनो, कैविटी शब्द का मतलब मोस्टली बच्चों का है कि भाई टीथ में कैविटी हो गई, दांत में कीड़ा लग गया, ठीक है। तो कैविटी का मतलब कीड़ा लगना नहीं होता। जब वो इंसेक्ट या फिर वो बैक्टीरिया हमारे टीथ पे अटैक करते हैं तो वो उस टीथ को खोखला बना देते हैं, उसमें एक होल क्रिएट कर देते हैं। तो कैविटी का मोस्टली मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। कैविटी का क्या मतलब होता है? एम्प्टी स्पेस। तो जब हम फूड को इंजेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर तो वो इंजेक्शन होगा, लेकिन हमारे माउथ में देखो ये खाली जगह होती है जहां हम फूड को रखते हैं, ये सारा पोर्शन है। और इस माउथ या बकल कैविटी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मेनली 3 है, वो तीनों डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो माउथ और बकल कैविटी के पहले 3 कंपोनेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले है टीथ, टंग और एक ग्लैंड एसोसिएटेड है, सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों मिलकर जो एक मेजर कंपोनेंट है, जैसे हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो किस फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रहा है, इनटेक हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में, उसका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है। उसका डाइजेशन, स्टार्च डाइजेशन विल स्टार्ट इन माउथ। माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो मेजर कंपोनेंट है, उस मेजर कंपोनेंट में सबसे पहले माउथ या बकल कैविटी स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करते हैं, कंप्लीट नहीं करते। पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा। तो जब देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा टीथ। अब टीथ आपको पता है कि जो टीथ पार्ट होता है बॉडी का, उसमें जब हम फूड को च्यू करते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा जो होती है सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, तो ये मिक्स हो जाते हैं। तो जब हमारे पास, जब हमने कुछ खाना खाया और खाना खाने के बाद हमारा फूड जो है वो च्यू हो गया, थोड़ा सा चबाने से च्यू हो गया और उसमें सलाइवा मिक्स हो गई, तो हम उस प्रोसेस को this process is called mastication. This process is called mastication. फूड का मिक्स होना सलाइवा में mastication कहलाता है, ठीक है, चबे हुए खाने का एक तरीके से। और ये जो हमारा सेमी सॉलिड फूड होता है ना, जो माउथ में होता है, वो बोलस, उसको बोलस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक आती है काइन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। बोलस माउथ में बनता है, यानी कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड या फिर सेमी सॉलिड फूड होता है उसे हम बोलस कहते हैं। मैस्टिकेशन समझ में आ गया। तो यहाँ हमने एक सिंपल प्रोसेस देखा। अब देखेंगे हम प्रॉपर्ली टीथ के बारे में। बकल कैविटी का पार्ट है सबसे पहले टीथ, टंग, सलाइवा, सब पढ़ेंगे हम एक एक करके। अगर मैं टीथ की बात करूँ सिंपल, तो टीथ जो है नॉर्मली आपने 2 तरह से पढ़े होंगे। अब टीथ का जो डिफरेंशिएशन या उसके टाइप्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। एक जो रेगुलरली होते हैं, एक जो इरेगुलर होते हैं। लाइक टीथ जो है उसे हम मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ इसकी फॉर्म में डिवाइड करते हैं, या फिर हम कहते हैं परमानेंट। मिल्क टीथ जो होते हैं बच्चों में, जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चा जब होता है, मिल्क टीथ जो है वो छोटे बच्चों में आगे आने वाले 4 या 5 दांत होते हैं। नॉर्मली हमें 4 ही दिखते हैं आगे के फ्रंट में, लेकिन टोटल जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। परमानेंट जो होते हैं वो 32 होते हैं। मिल्क टीथ दूध के दांत, कच्चे दांत होते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी बोलते हैं, लेकिन इनके बाद जो दूसरे दांत आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। तो ये एक तो टीथ का डिवीजन ये था, ठीक है, कि टीथ जो होते हैं वो टेम्परेरी और परमानेंट के बिहाफ पर है। लेकिन कुछ टीथ का जो है वो अपने स्ट्रक्चर, उनका डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, कि कौन से या कैसे वो अपना काम करते हैं, उसके बिहाफ पर टीथ के 4 टाइप्स है। फर्स्ट है इंसीजर्स। इंसीजर्स जो है वो आगे के फ्रंट के, हमारे पास जो 4 टीथ होते हैं, 4 ऊपर जॉ में, 4 नीचे वाले जॉ में, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम ये कहते हैं फ्रंट 4 टीथ, फ्रंट 4 टीथ इन 1 जॉ। जॉ मीन्स जबड़ा। एक जॉ के अंदर
फ्रंट के 4 टीथ जो होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। इंसीजर्स के बाद दूसरे इंसीजर्स को हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं, चीजों को कट, जैसे एप्पल खा रहे हो तो बाइट करोगे तो कट यहाँ से करोगे आप। इंसीजर्स के बाद आते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स जो होते हैं नेक्स्ट टू इंसीजर्स, नेक्स्ट टू टीथ इन अपर जॉ टू इंसीजर्स। इंसीजर्स के बाद जैसे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, लेट मी टेक अनदर मार्कर, अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, ये 4 तो हमारे पास क्या हो गए, इंसीजर्स हो गए। उसके अलावा अगर मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊं तो जो थोड़े नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, इंसीजर्स के साइड में नेक्स्ट टू इंसीजर्स, उन्हें कैनाइन्स बोलते हैं, हम उन्हें कैनाइन्स बोलते हैं। तो एक अपर जॉ में आप देखो, इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। कोई भी पैकेट को, रैपर को हम टीयर कर रहे हैं तो साइड वाले टीथ से करेंगे। और जो कैनाइन्स होते हैं वो चीजों को फ्रेश टीयर करने में, फाड़ने में एक तरीके से काम करते हैं। इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके टीयरिंग टीथ जो होते हैं वो ज्यादा शार्प और नुकीले होते हैं, जो कि वो फ्लैश को क्या कर सके, टीयर कर सके, किसी दूसरे जानवर के मांस को फाड़ने में या टीयर करने में उन्हें क्या मिले, उनसे हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा इंसीजर्स और कैनाइन्स। इंसीजर्स की टोटल एक जॉ में 4 टीथ, 2 जॉ में 8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल इंसीजर्स 8, टोटल कैनाइन्स 4, 2 ऊपर वाले जॉ में और 2 नीचे वाले जॉ में। जैसे देखो, ये अगर हम नीचे वाला जॉ पार्ट बनाए, ठीक है, ये 4 आपके पास इंसीजर्स हो गए, और ऐसे ही ये 2 आपके पास क्या हो गए, कैनाइन्स हो गए। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप आते हैं इसके, नेक्स्ट टाइप आते हैं इंसीजर्स के बाद प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो चौड़े दांत होते हैं इनके बाद, ठीक है। प्रीमोलर्स होते हैं नेक्स्ट टू कैनाइन्स। प्रीमोलर के बाद आते हैं मोलर्स। इनके नंबर्स की भी बात करेंगे हम, तो पहले नेम एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ज्यादा वाइड होते हैं, लास्ट के टीथ होते हैं, ये ग्राइंडिंग में, मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग में और फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं, ये दोनों, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो प्रीमोलर्स, मोलर्स, पीछे वाली जो चौड़ी जाड़ होती है, जो चीजों को ग्राइंड करने में, अच्छे से च्यू करने में हेल्प करती है, उन्हें हम प्रीमोलर्स कहते हैं। प्लीज नोट दैम। प्रीमोलर्स की जो नंबर होता है अपर जॉ में 4+4, यानी लोअर में 4+4, इस तरीके से हो गया। तो अगर हम देखें, अभी मैं उनको पूरे डिटेल में फॉर्मूले से पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर्ली। अब देखो, इनको याद करने के लिए टूथ फॉर्मूला होता है हमारे पास, टीथ फॉर्मूला भी कह सकते हो, परमानेंट और मिल्क टीथ के लिए। टीथ फॉर्मूला क्या है, 2122/2122। ये तो मिल्क टीथ के लिए है, ठीक है। नॉर्मली मिल्क टीथ के लिए नहीं पढ़ना है आपको, तो सिंपल आप पढ़ सकते हो। कॉमन एंड के लिए पढ़ लेते हैं। चलो कॉमन एंड के लिए देखिए आप 2123, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो। 2123 ये सिर्फ 1 जॉ के लिए है, एक जॉ के लिए। अगर हम जॉ को भी, अपने एक जबड़े को भी 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, आई इंसीजर, सी कैनाइन्स, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए, देखो इधर ध्यान से, अब देखो इसको इसने 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, यानी 2 इंसीजर एक साइड में लेफ्ट में, 2 इंसीजर राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद कैनाइन्स की बात कर रहा है वो, तो लेफ्ट में कैनाइन्स का नंबर कितना है, इस तरीके से अगर हम देखें,
तरह से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट पोर्शन को वन जॉ में, तो 2 और 2 4 इंसीजर्स हो गए, 1 और 1 2 कैनाइंस हो गए अपर जॉ में। सेम ऐसे ही लोअर जॉ की बात करेंगे हम। उसके बाद प्रीमोलर, इसके बाद जो थोड़े चौड़े दांत होते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल जाट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से ये आपके प्रीमोलर्स हो गए। तो प्रीमोलर्स टोटल 4 होते हैं, लेफ्ट में 2 राइट में 2, ठीक है, और बाकी मोलर्स होते हैं 6। मोलर्स के अंदर आपके विजडम टीथ भी आते हैं, जिसे अक्कल जाड़ बोलते हैं। तो आप इन्हें काउंट कर सकते हो, 1 जॉ के लिए 2 और 2 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना हो गया ये 4 और 2 6 और 6 12 और 2 4 16। तो एक जॉ में 16, तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं 16 प्लस 16 कितने आ गए बेटा 32 आ गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ऐसे ही जो आपके पास मिल्क टीथ होते हैं उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो विजडम टीथ है वो भी ग्रो नहीं करते हैं, तो इनकी संख्या 2 और 2 4 हो जाती है, ये होते ही नहीं है। तो नॉर्मल अगर हम मिल्क टीथ का फॉर्मूला भी देखें, मिल्क टीथ में आपके इंसीजर्स जो होते हैं, मैं नॉर्मली लिख दूं, इंसीजर्स जो होते हैं वो टोटल 4 ही होंगे, 1 जॉ की बात करें हम अगर, ठीक है। इंसीजर्स के बाद 2 कैनाइंस, बच्चों के 2 दांत आते हैं छोटे कैनाइंस, ठीक है, और बेचारों के टूट भी जाते हैं। 6 to 8 ईयर्स में ये जो होते हैं नॉर्मली मिल्क टीथ ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसी भी तरीके से या नेचुरल तरीकों से। उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं। प्रीमोलर्स इनके होते नहीं है, और मोलर्स में लास्ट के विजडम टीथ नहीं होते, तो मोलर्स भी कितने हो गए 2 और 2 4, ठीक है। तो एक अपर जॉ में 10 टीथ हो गए, लोअर जॉ में 10 और 10 कितने हो गए 20। तो यहाँ हमने सीखा कि जो टीथ होते हैं वो 2 तरीकों से डिवाइड होते हैं, एक स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, एक परमानेंट या उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो। तो आया समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको प्रॉपर्ली। तो ये हमने सीखा कि भाई किस तरीके से हम टीथ को डिवाइड कर सकते हैं, क्या उनका नंबर है, क्या उनका फॉर्मूला है। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पार्ट, टंग। टंग देखिए, इट इज a fleshy muscular organ which helps to mix the food with the saliva and digestion and indigestion and also helps in speaking. टंग की अगर बात करें तो जीभ एक मसल्स से बनने वाला फ्लैशी ऑर्गन है जो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमें बोलने में भी हेल्प करता है। टंग इट हैज डिफरेंट टेस्ट बड्स which helps to detect different taste. अगर हम टंग का डायग्राम बनाएं ऐसे, तो टंग के अंदर अलग अलग टेस्ट बर्ड्स है। जैसे यहाँ कोई चीज अपने खाते हैं तो हमें स्वीट टेस्ट आता है, अगर हम यहाँ कहीं अपर पार्ट में कुछ चीजें खा रहे हैं तो बिटर टेस्ट आता है। स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा। उसके अलावा यहाँ अगर हम फूड को देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो टेस्ट बर्ड है वो सोल्टी,
और बीच में हमें कैसी टेस्ट मिलता है, सोर। तो ये 4 टेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें डिटेक्ट करने में हमें टंग हेल्प करती है। उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है कि टंग में बोन होती है या नहीं। हमने पढ़ा है कि टंग में कोई बोन नहीं होती, इसीलिए तो सबकी जबान लपड़ लपड़ होती है, तो इसलिए उसमें मेहनत नहीं लगती। तो कहने का मतलब यहाँ टंग जो है उसके पीछे की तरफ एक हड्डी होती है जिसे हायोड बोन बोलते हैं, हायोड बोन, ठीक है। और हायोड बोन जो होती है वो सब में होती, हमारे मतलब हमारी टंग जो है वो उससे एक तरह से कनेक्ट होती है हायोड बोन से। तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर एक पॉइंट और बताती हूँ मैं आपको। आई होप आपने नोट किया होगा। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको। अब देखो इधर मैं एक बार दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करूंगी। ये अगर टंग है, इस टंग में, ठीक है, इसके पीछे एक पतली सी बोन होती है हायोड, ये आपकी टंग हो गई बेटा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए फ्रेन्यूलम एक पार्ट होता है, फ्रेन्यूलम एक पार्ट है जिससे ये कनेक्ट रहती है। फ्रेन्यूलम पार्ट से कनेक्ट होती है हायोड बोन और टंग के बीच का स्पेस कह लो, या उसके बीच में जो कनेक्शन होता है, बॉन्ड है या ब्रिज है, उसको जोड़ने का काम करता है। अब नॉर्मली हमने देखा है कि ह्यूमन बीइंग्स की टंग अंदर की तरफ होती है, लेकिन जो डॉग्स होते हैं उनकी जीभ बाहर लटकी हुई होती है। क्यों लटकी हुई होती है? क्योंकि डॉग की जीभ में हायोड बोन और टंग के बीच का जो ये गैप है, जो फ्रेन्यूलम है, वो होता ही नहीं है या ना के बराबर, मीन्स वो गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो टंग बाहर लटकी हुई होती है और हमारी टंग बाहर लटकी हुई नहीं होती। यदि हम इस गैप को या इस बोन को तोड़ देते हैं, इस गैप को बढ़ा लेते हैं, तो हमारी जीभ भी डॉग्स की तरह बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि टंग के पीछे की तरफ, या टंग जो कनेक्ट होती है हमारे यहाँ पे थ्रोट पार्ट से, वो हायोड बोन से कनेक्ट होती है और उनके बीच के सेपरेशन या पार्ट को हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बकल कैविटी सेकेंड पार्ट has been finished. Now next is saliva और salivary gland. थर्ड देखिए salivary gland. Salivary gland, it release an enzyme called saliva. It release not saliva, salivary amylase. It release saliva which contains an enzyme called salivary amylase, which helps to digest the starch in mouth. और इस सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम। कभी कभी ये वाला वर्ड भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बुक्स में देखने को मिलता है। सलाइवरी अमाइलेज, ध्यान से देखिए, जो हमारे माउथ का लोअर जो है, टंग और टीथ के बीच का स्पेस है, ये वाला स्पेस, तो इस स्पेस के बीच में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा को रिलीज करते हैं। उस सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का या टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपके फूड कंपोनेंट, मेजर फूड कंपोनेंट को पार्शियल डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। स्टार्च एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ डाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट देखा, और जो मैंने बताया कि पार्शियल सेमी सॉलिड फूड पार्टिकल है वो बोलस फॉर्म में होता है, उसे बोलस कहते हैं हम। पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड पार्टिकल्स in mouth is called bolus। उसे हम बोलस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, काइन जो होता है वो स्टमक में बनता है। ठीक है, सो आई होप आपको बकल कैविटी का ये पार्ट समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इसको यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट ऑर्गन्स या नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में डाइजेशन को आगे कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी, इसे ध्यान से पढ़िए। ये 7th और 10th क्लास के बायो का कंसेप्ट है, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बेसिक नॉलेज जिसको चाहिए उसको भी हेल्प करेगा। सो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल KR विजन क्लासेस, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आर यू एंजॉइंग? प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी इंटेक ज़्यादा लीजिए, जूस है वो ज़्यादा पीजिए, और घर से बाहर कम निकलिए। थैंक यू वेरी मच।